नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिवाकर और आप हैं दिवाकर चौधरी मैथ्स पर। जैसा कि आपको पता है कि प्रहार सीरीज 2.0 के अंदर हम दिल्ली पुलिस, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, मिनिस्ट्रियल के साथ साथ आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो एडवांस मैथ का पोर्शन है उसको कंप्लीट करा रहे हैं। आज इसी क्रम में हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति चालू कर रहे हैं और त्रिकोणमिति में उसका सबसे पहला पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी को आज शुरू करके मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर समाप्त कर देंगे और इस तरीके से पढ़ाएंगे कि उस बालक को भी समझ में आ जाएगा जो गणित का छात्र नहीं रहा है। यानी कि हमारी अप्रोच जो रहेगी वो इतनी सरल और शानदार रहेगी कि एक एक सवाल भी आप कर पाएंगे और हर बालक को भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बिना स्किप किए शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप इसका पूरा पीएनजी फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल दिवाकर चौधरी मैथ्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां पर आप चले जाइए। वहां पर आपको इसकी पीएनजी फाइल भी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी खाकी सीरीज उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि हमारी तैयारी एकदम तैयार और पूरे जोश और शबाब पर है। आइए कुछ बेसिक बातों को समझते हैं जो ऊंचाई एवं दूरी में इंपॉर्टेंट है। प्यारे भाई, क्या होगा कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी ऐसी विषय वस्तु को देखेगा जिसकी ऊंचाई जो है वो कुछ ना कुछ होगी और हम मान लेंगे कि उसकी ऊंचाई जो है वो h है। तो ये जो हाइट है ये किसी भी मीनार की हो सकती है, किसी पेड़ की हो सकती है, किसी टावर की हो सकती है। आप यहाँ पे एक मीनार को देख रहे हैं तो ये मीनार नहीं, मीनार के स्थान पर कोई टावर भी हो सकता है, टावर के स्थान पर कोई पोल भी हो सकता है, या कोई ये पेड़ भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है, या कोई दीवार भी हो सकती है। यानी कोई भी ऐसी चीज जो सीधी खड़ी रहती है और पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, हम उसकी बात करेंगे। ये बात कंपलसरी है कि कोण 90 डिग्री का ही होगा, तभी हाइट एंड डिस्टेंस लग सकता है। इसको कोई व्यक्ति है जो किसी स्थान से इसको देखेगा, इसकी चोटी को देखेगा, और वो जो स्थान होगा वो इसके पॉइंट से, इसके निचले इस बिंदु से, जिसको कहते हैं इस मीनार, टावर या कोई भी पोल, पेड़ अथवा उसका पाद इसको बोला जाता है। तो इसके जो फुट है उसके फुट से कुछ डिस्टेंस पर, मान लो डी डिस्टेंस पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा और इसके शीर्ष को देखेगा और एक एंगल बना रहा होगा, एलिवेशन एंगल, एक उन्नयन कोण बना रहा होगा, और उसके आधार पर या तो यहां से यहां तक की दूरी पूछेगा, या इसकी हाइट पूछेगा, या फिर ये जो कर्णाकार हाइपोटेनियस जो है इसको भी आपसे पूछ सकता है। पेड़ है तो उसकी छाया पूछ सकता है, टावर की छाया पूछ सकता है, कुछ भी पूछे इन द सेंस आपसे इसका डिस्टेंस पूछे, इसकी हाइट पूछे। ये कोण 90 डिग्री का है, एलिवेशन एंगल अगर आपको दे रखा है तो वहीं हाइट एंड डिस्टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने एक वर्ड बोला था एलिवेशन एंगल, तो एलिवेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। इसका क्या मतलब होता है? तो प्यारे भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसका मतलब होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई को एक बिंदु से देखता है, मान चलो यहां से इसने देखा, और जब यहां से ये देख रहा है, मान चलिए इसकी आंख यहां पर है और इसकी आंख के ठीक सामने ये कोई बिंदु है, तो ये वाला जो कोण होगा जो इस व्यक्ति को नीचे से उसकी हाइट को देखने पर दिखाई दे रहा है, ये जो कोण थीटा होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको आप कह रहे हैं उन्नयन कोण। यही है बेटा उन्नयन कोण। इसमें ज्यादा इसलिए नहीं फंसना है क्योंकि जितना एंगल ऑफ एलिवेशन है उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है। यानी जब कोई व्यक्ति इसकी छत पे खड़ा हो गया, मान के चलो, और छत पे खड़ा होकर पृथ्वी को देखे, तो यहां से जो ये कोण बनाता है, इस कोण थीटा को ही एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण कहते हैं बेटा, अवनमन कोण कहते हैं। और जितना अवनमन कोण होता है उतना ही यहां पर बेटा आपका उन्नयन कोण भी बन जाता है, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। ज्योमेट्री में आप जानते हैं कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है और इनको किसी लाइन के द्वारा काटा जा रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसी वजह से उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होंगे और आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है। यानी जब भी उन्नयन कोण या अवनमन कोण दे तो आप हमेशा इस कोण की बात करेंगे जो 90 डिग्री के ठीक सामने होगा। यानी कि उन्नयन कोण ये वाला कोण है, अगर देखा जाए तो अवनमन कोण ये वाला कोण होता है प्यारे भाई। तो हमको इसकी कोई बातचीत नहीं करनी है। अब काम की बात, अगर ये उन्नयन कोण 45 डिग्री है अथवा अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ये जो हाइट है ना ये 1 होगी, और यहां से इस पॉइंट से उस जिस स्थान से देखा गया इसकी दूरी भी 1 होगी। और अगर इस कर्ण की लंबाई के बारे में बात करूं तो √2 होगी, क्योंकि यहां पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। ऐसा इसलिए होता है प्यारे भाई क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर अगर कोई भी त्रिभुज है उसके अंदर आप tan थीटा का मान निकालते हैं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बेस कहते हैं, हिंदी में लंब और आधार कहते हैं। तो tan थीटा लंब बटे आधार के बराबर होता है प्यारे भाई। अगर
टेन थीटा के बारे में बात करूं तो यहां पे टेन थीटा का मान है 45 डिग्री, और हम जानते हैं कि टेन 45 जो है उसका मान होता है 1, और अगर टेन 45 का मान 1 होता है तो यहां से बात समझ में आएगी कि लंब और आधार दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 1 = L/A, ए इधर चला जाएगा, लंब और आधार दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 50 है तो ये भी 50 है, यानी इनका रेशियो 1:1 का रहेगा। और अगर ये 1 और 1 है तो आप जानते हैं कि कर्ण जो होता है वो इन दोनों के वर्ग को जोड़ के अंडर रूट निकाल दो, उसके बराबर होता है, तो इस हिसाब से √2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 60 डिग्री है तो नीचे वाली लाइन को हमको 1 लिखना है और इस वाली को √3 लिखना है। इसकी जरूरत पड़े तो ये 2 रहेगी, या तो 60 हो या तो 30 हो। याद करना बेहद सरल है, 45 में ये दोनों 1-1 है, 60 में ये 1 ये √3 है, और 30 में ये √3 और ये 1 है, ये दोनों में 2 ही 2 है, यहां पे √2 है। अगर आप याद नहीं कर पाते और गणित के छात्र हैं तो आप ये समझ लो कि जो tan 60 है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो हम जानते हैं tan जो है वो लंब बटे आधार है, और लंब बटे आधार बराबर √3/1 हो गया। यानी लंब का और आधार का जो रेशो आया वो √3:1 आ गया। इसी वजह से मैंने देखिए लंब को √3 लिखा है और आधार को 1 लिखा है। ऐसे ही यहां पर जो tan 30 होता है, tan 30 का जो मान है वो 1/√3 होता है, और tan 30 होता है लंब बटे आधार बराबर 1/√3, और लंब और आधार का जो रेशो हो जाएगा वो 1:√3 हो जाएगा। यानी अगर लंब 1 है तो इसका जो आधार है वो √3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। जो बालक गणित के नहीं है वो ये याद कर लीजिए कि अगर tan 45 है तो दोनों को 1 और 1 रखना है। उसके अलावा पाइथागोरस से इसको निकाला जा सकता है, याद करने की जरूरत नहीं, केवल इन दोनों को याद करिए कि अगर यहाँ 45 डिग्री का कोण है तो ये दोनों 1-1 होंगे, 60 डिग्री का है तो ये खड़ी वाली लाइन जो है √3 होगी, ये 1 होगी, और अगर ये 30 डिग्री का है तो खड़ी वाली लाइन 1 होगी और लीटी वाली लाइन √3 होगी। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला सवाल, भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई इतनी है तो आपको बताना है पाद से उसकी दूरी। ये कोई मीनार खड़ी हुई है मान के चलो, कह रहा भूमि का कोई बिंदु यहां पर है, ये कोई बिंदु, और कह रहा है इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण बन रहा है प्यारे भाई, ये वाला जो कोण है कह रहा है ये कोण 30 डिग्री का बनता है, ये वाला कोण 30 डिग्री का है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई, इसकी जो हाइट है वो 10√3 है, इसकी हाइट 10√3 है। आपसे कह रहा है कि बताइए ये वाली चीज कितनी होगी, इस वाली बात को पता कर रहा है आपसे। आप जानते हैं अगर ये 30 है तो ये अगर 1 है, अगर ये 30 है तो अगर ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज जो है अगर ये √3 होती है, अगर ये वाली चीज जो है अगर 30 डिग्री की बात करता हूं तो प्यारे भाई अगर ये 1 है तो ये √3 होता है। ये बात आप जानते हैं कि अगर ये 1 है तो ये √3 है। 1 बराबर दे रखा है 10√3, तो हमको √3 की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 बराबर 10√3 है तो √3 बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 10√3 गुणा √3। अगर करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 30, और यही हमारे सवाल का आंसर है, यानी कि √3 की वैल्यू 30 आ जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो tan 30 है, tan 30 जो होता है, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है, 10√3 दे रखा है। आधार हमको निकाल के बताना है कि कितना, क्योंकि इसके यहां से लेकर के यहां की दूरी आपसे पूछी गई, यहां से यहां की दूरी पूछी गई। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि tan 30 होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 10√3, आधार कितना है तो आधार आपको ज्ञात करना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर tan√3/a। a की 1 में गुणा हुई तो a हो गया, √3 की 10√3 में गुणा हुई तो 30 आ गया। यही a का मान आ गया, जो कि आपका डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखो बच्चे, कहता है ध्वज स्तंभ 20 मीटर की परछाई डालता है। ये कोई ध्वज स्तंभ है, ये 20 मीटर की परछाई, बेटा परछाई नीचे बनती है, यानी ये वाली चीज 20 मीटर है। ये ध्वज स्तंभ है, इसकी ऊंचाई पता नहीं h मान लेते हैं, इसकी जो परछाई नीचे दिखाई दे रही जमीन पे वो 20 मीटर दिखाई दे रही है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण बेटा 60 डिग्री का दे रखा है, ये वाला कोण 60 डिग्री का दे रखा है। तो अगर आप ये ऐसे करना चाहते हैं कि tan 60 बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है हमको पता नहीं h है, आधार कितना है तो 20 है। हम जानते हैं कि इसका मान √3 h बटे 20 हो जाएगा। 20 किस में गुणा होगी तो h का मान 20/√3 आ जाएगा, है ना भाई। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप वैसे करना चाहते हैं कि अगर ये 60 डिग्री है तो हम जानते हैं ये √3 होता है और ये 1 होता है। अगर 1 बराबर 20, भाई ये सवाल अब क्या बन गया, अब सवाल ये बन गया कि 1 बराबर यदि 20 है तो आपको √3 का मान बताना है। तो √3 कितना हो जाएगा, 20/√3 हो जाएगा। बेटा दोनों तरफ √3 गुणा कर दी। इस तरीके से भी इस सवाल को आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चे। सवाल में कह रहा है 30 मीटर ऊंची इमारत की चोटी से भूमि पर स्थित कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री अवनमन कोण है तो उन्नयन भी 45 ही बनेगा। कार की इमारत से दूरी बताओ। आपसे कह रहा है एक इमारत है जो कि 30 मीटर ऊंची है, इसकी चोटी से कार नीचे जा रही है, इसका जो अवनमन कोण यहां वाला जो एंगल बन रहा है
वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो अगर ये 45 है तो आप जानते हैं ये भी 45 डिग्री का ही कोण होगा। आपसे कह रहा है कि कार की इमारत से दूरी, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको बताना है। आप जानते हैं 45 डिग्री में अगर ये एक है तो ये भी एक होता है, अगर एक बराबर 30 तो ये भी 30 ही होगा, यानी दोनों बराबर ही होंगे, यानी आपका बी ऑप्शन एकदम सही होगा। ऐसे भी सोच सकते थे कि tan 45 जो होगा वो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब दे रखा है 30, आधार आपको ज्ञात नहीं, आधार दे रखा है, लंब पूछ रहा है, सॉरी, लंब आपको ज्ञात करना है और आधार आपको 30 दे रखा है। tan 45 का मान 1 बराबर लंब बटे 30, यानी लंब का मान कितना आ जाएगा बेटा 30 मीटर आ जाएगा। आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए सिखा रहा हूं जो नहीं कभी गणित, जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो वो इस तरीके से सीख सकते हैं कि अगर 45 है तो दोनों एक एक हो जाएंगे, यानी दोनों बराबर होंगे। तो 45 में वो 30 है तो ये भी 30 रहेगा। आगे बढ़िए बेटा, आगे बढ़िए। एक व्यक्ति किसी बिंदु से मीनार की चोटी का 45 डिग्री उन्नयन कोण देखता है, 20 मीटर निकट जाता है तो 60 डिग्री देखता है। यानी कि एक मीनार है, आप देखिए ध्यान के साथ में, जब वो यहां से देख रहा था, इस स्थान से देख रहा था इस मीनार की शीर्ष को, तो जो उन्नयन कोण प्राप्त करता था, जो इसको उन्नयन कोण दिखाई देता था, जो एलिवेशन एंगल दिखाई देता था यहां से, इस बिंदु से जब ये देखता था, ये कोई मीनार है, ये मीनार का नीचे वाला फुट है, पाद है, ये इसका शीर्ष है, टॉप है, तो यहां से जब इसके टॉप को देखता है तो कहता है ये जो एंगल बनता है ये 45 डिग्री का बनता है। सवाल ये कहता है, अगर एक बात मुझे बताइए, अब यहीं पे एक बात मुझे बताइए, अगर ये यहां से इसको 45 डिग्री का देख रहा है तो 45 डिग्री का क्या मतलब, जितना ये उतना ही है, ये दे नहीं रखा, तो मैं अगर इसको h मान लूं तो ये पूरा भी h हो जाएगा। इतनी सी बात मुझे बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बात, यहां तक सही मुझे बताइए, यहां तक मैंने लाइन पढ़ी है कि एक व्यक्ति किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री देखता है। तो अगर 45 डिग्री देख रहा है तो 45 का मतलब है बेटा ये जितना उतना ही है। मैंने 1 और 1 बताया था, ये आप ऐसे कर लो, tan 45 बराबर ये अपॉन ये, तो दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। तो अगर ये h है तो इसका मतलब ये भी h होगा। अब आगे पढ़ता हूं, कहता है अगर 20 मीटर निकट जाता है, यहां 20 मीटर और चलाइए, इसकी तरफ कितना चला प्यारे भाई, 20 मीटर चला, 20 मीटर और चला इसकी तरफ, मीनार की तरफ, तो ये वाला जो एंगल है, इस कोण, ये वाला जो यहां से बन रहा है, अब ये वाला कोण 60 डिग्री का बन जाता है। जैसे ही इसकी तरफ पहुंचता है तो ये कोण जो है ये 60 डिग्री का बन जाता है प्यारे भाई। अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर ये 20 है और ये पूरा अगर h है, भाई अभी आपने देखा था ये पूरा h है, तो अगर ये पूरा h है, इसमें से ये हिस्सा 20 है, तो ये वाला कितना बचा? तो गंवार से गंवार बालक बताएगा सर h माइनस 20 बचा। बोलो हाँ या ना। अगर ये पूरा h है, h में से ये वाला हिस्सा 20 है, तो ये कितना बचा? पूरे h में से 20 घटा दो, h माइनस 20 बचा। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे इस वाले त्रिभुज की बेटा, इस वाले त्रिभुज की। इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इस वाले त्रिभुज को, सांप त्रिभुज को देखिए ध्यान से। इस त्रिभुज का नाम रख दिया मैंने सांप, सांप त्रिभुज। सांप त्रिभुज में ये कोण 60 है, ये h माइनस 20 है और ये h है। हम जानते हैं tan 60 जो होता है उसमें ये √3 होता है और ये 1 होता है। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि जो tan 60 का जो मान होता है वो होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? h है, और आधार कितना है? h माइनस 20 है, और tan 60 का मान कितना है? √3, तो h बटे h माइनस 20, तो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? h √3 माइनस 20 √3 बराबर h, और यहां से h एक तरफ कर लो, यानी 20 √3 को इधर ले जाओ, h को इधर ले आओ, तो h √3 माइनस h बराबर 20 √3। अगर h कॉमन निकाल लोगे तो यहां √3 माइनस 1 बचेगा जो उसके नीचे चला जाएगा, तो 20 √3 बटे √3 माइनस 1। ऑप्शन क्या है? अच्छा इस तरीके से। तो क्या कर दूं बेटा? नीचे वाली संख्या का परमीकरण, मतलब कि उल्टे चिन्ह की गुणा। अगर नीचे √3 माइनस 1 है तो ऊपर भी √3 प्लस 1 की गुणा कर लो, नीचे भी √3 प्लस 1 की गुणा कर लो। बेटा ऐसे क्यों करते हैं? नीचे के अंडर को हटाने के लिए। इसको कहते हैं हर का परमीकरण करना। यानी जब ऊपर आप करेंगे 20 √3 में भी कर देंगे √3 प्लस 1 की गुणा, और नीचे भी आप जब √3 प्लस 1 की गुणा करेंगे तो बेटा ये a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। यानी √3 का भी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1, यानी नीचे आएगा 2। गुणा भी करोगे तो भी नीचे आएगा 2। प्यारे भाई जो नहीं समझ रहे वो यहां पे समझ लो भाई, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 की गुणा हो रही है। हम जानते हैं इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 3 और ये हो गया 1, यानी कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है भाई, अगर गुणा भी करोगे जब भी आपका निकल के 2 ही आना है, आप गुणा चाहो तो करके भी देख सकते हो। 2 से ये कैंसिल हो गया 10 बार, तो हमारे सवाल का आंसर बन गया 10 √3 प्लस 1। ये सवाल का आंसर है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़िया सवाल है, सुंदर खूबसूरत सा सवाल है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आइए बेटा।
सवाल में कहता है मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से उसकी चोटी के उन्नयन कोण पूरक है। पूरक का मतलब दोनों का जोड़ 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक कोण 60 है, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, तो दूसरा 30 हो जाएगा। जैसे मैं कहूं एक कोण 10 है, पूरक कोण है उसका, दूसरा तो कितना होगा 80 होगा। दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, इसी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। सवाल के अंदर कहते हैं मीनार है कोई, ये वाली मीनार है, इस मीनार का ये आधार है, मान के चलो उधर बना लो या इधर बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर, यानी यहां से अगर आप 4 मीटर चलोगे तो ये वाले बिंदु पे पहुंचोगे, इस वाले बिंदु पर, और इस वाले एंगल की अगर बात की जाए, चलो यहां पहुंच जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये वाले कोण की अगर बात की जाए, ये वाला कोण, और अगर यहां से आप 4 मीटर के बजाय 9 मीटर चलते हो, ये तो आप 4 मीटर चल रहे हो, अगर आप इसके पाद से 4 के बजाय 9 मीटर चलते हो तो 9 मीटर मान के चलो आप यहां पहुंच गए, इस बिंदु पर पहुंच गए। तो इस वाले कोण की अगर वो बात करें कि यहां से लेके इस वाले कोण की बात करें, तो ये वाला कोण, ये दोनों आपस में पूरक हैं, यानी इसके इस वाले बिंदु से, इस वाले पॉइंट से 4 मीटर वाला कोण और इस वाले पॉइंट से 9 मीटर वाला कोण आपस में दोनों पूरक है, मतलब दोनों का जोड़ 90 है। यानी अगर मैं ये कहूं कि ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा है। भाई यही तो बात है। अगर मैं कहूं ये वाला कोण 10 है तो ये 80 नहीं है, कैसे निकाला, 90 माइनस 10, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है भाई, हम मान लेते हैं इस मीनार की हाइट है h, क्योंकि आपसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, h का मान आपको ज्ञात करना है। प्यारे भाई, आप इस त्रिभुज में देखो, मैं नाम दे देता हूं A, B, C और D। आप A, B, C में देखो, तो A, B, C इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, इस वाले त्रिभुज को आप देखिए, इस वाले त्रिभुज को। जब आप इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं बेटा, तो यहां tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी जब आप देखते हैं त्रिभुज A, B, C में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है आपको, दिखाई देता है tan थीटा बराबर लंब है h बटे आधार है 9। इतनी सी बात दिखाई दे रही है भाई सबको, मुझे बताइए क्या सबको इतनी सी बात दिखाई दे रही है? लंब बटे आधार है 9 बराबर tan थीटा। ठीक है भाई, मैंने कहा ये चलो बच्चों की तरह करते हैं इक्वेशन 1। अब मैं कहता हूं दूसरा वाला त्रिभुज, ये वाला ए बी और डी। जब आप ट्राइंगल ए बी डी में देखते हैं, जब आप ए बी डी में देखते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, tan 90 माइनस थीटा बराबर h अपॉन 4, बराबर h अपॉन 4 दिखाई दे रहा है भाई। ये वाला कोण लंब बटे आधार, लंब h है और ये 4 है। इस बार जब पहले देख रहे थे पूरे बड़े में तो ये तो h ही था, ये 9 था। अब इसमें देख रहा हूं तो ये h है और ये 4 है। tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटे 4। मैं जानता हूं कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है, तो cot थीटा बराबर h बटे 4 आ जाएगा बेटा। 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कभी मौका मिलेगा आपको पढ़ाने का तो बताऊंगा, वो प्रथम चतुर्थांश में आता है। प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा होता है और 90 माइनस थीटा में सभी प्लस के होते हैं और tan कॉट में बदल जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, इस तरीके से बदलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो tan 90 माइनस थीटा समझ लो कॉट थीटा होता है, आप याद कर लो नहीं पता तो। और जो कॉट थीटा है ना बेटा, वो tan थीटा का इनवर्स भी होता है। tan थीटा का इनवर्स भी होता है, यानी अगर cot थीटा h बटे 4 है ना, तो आप ये समझ लो कि tan थीटा जो होगा ना वो 4 बटे h होगा। इक्वेशन नंबर 2, यानी अगर आपको कहीं cot थीटा मालूम है और आप tan थीटा निकालना चाहें तो आप उसको इनवर्स कर दीजिए, यानी कि अगर tan थीटा का मान a बटे b है ना, तो cot थीटा का मान b बटे a हो जाएगा। अब आप देखो यहां tan थीटा का मान h बटे 4 है, यहां tan थीटा का मान 4 बटे h है। तो प्यारे भाई tan थीटा के दोनों वैल्यूज आप बराबर कर देंगे। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। जब आप ऐसा करेंगे तो बेटा आपको मिलेगा h बटे 9 बराबर 4 बटे h, यानी h स्क्वायर बराबर 36 और h का मान आ जाएगा 6। यही आपके सवाल का उत्तर है, जो कि आपका ए ऑप्शन है और ये एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं सबको बिल्कुल क्लियर हो गया, किसी का कोई डाउट शेष नहीं रहा। इसको 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, हाइट एंड डिस्टेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे कठिन सवाल आपके पेपर में नहीं पूछेगा, हालांकि हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत कुछ है, जब फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा तो पूरा बताऊंगा। बहरहाल आपके पेपर में इससे अलग कुछ नहीं आएगा, बार बार इसी की प्रैक्टिस कर लो, आपका काम बन जाएगा। ओके, नमस्कार।